स्थापित कर रहे हैं। इस बीच में अल्टीमेटम का एक राउंड और आ गया है। इस बार ट्रंप ने 48 घंटे का टाइम देकर शाम 8 बजे तक, कल यानी 6 तारीख तक का समय दिया है। कल अल्टीमेटम दिया था आने वाले कल के लिए शाम 6 बजे तक के लिए कि या तो 6 अप्रैल शाम 8 बजे तक हमारी शर्तें मान जाओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, अदरवाइज मैं बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दूंगा। ट्रंप के इस बयान के मायने निकाले गए क्योंकि पहले 5 दिन का, फिर उसके बाद अगले 5 दिन का समय देते देते ट्रंप अब फाइनली 6 अप्रैल तक पहुंच चुके हैं। 10 दिन के लिए जो मोहलत थी वो 6 अप्रैल 2026 को खत्म हो रही है। ऐसे में ईरान को 48 घंटे पूरे होने की हिदायत दी गई है। क्या वाकई में इस बार अमेरिका कुछ ऐसा कर जाएगा जिसका ईरान ने कभी विचार न किया हो? क्या दुनिया के लिए वाकई अमेरिका कल शाम को कोई ऐसी घटना प्रेषित कर देगा जो अपने आप में लोगों के बीच चिंता का और दुनिया में अस्थिरता का कारण बन जाएगी? आज के सेशन में इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप जहां एक और धमकी देते चल रहे हैं, क्या ईरान इनकी इन धमकियों से डर गया है? क्या ईरान तैयार होने के लिए कुछ सोच रहा है? क्यों ऐसा मीडिया में चल रहा है कि ईरान ने अब अपना थ्रेशोल्ड टच कर दिया है, यहां से आगे अब कुछ भी हुआ तो ईरान बहुत बुरा हाल पश्चिम एशियाई देशों का कर देगा? इन सभी परिस्थितियों का आज के सेशन में जिक्र है और साथ में इस बात का भी जिक्र है जो हाल में अमेरिका के पायलट्स ईरान में गिरे थे, उन पायलट्स के रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर अमेरिका की बनी मजाक का। क्योंकि 20 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि अमेरिका का कोई फाइटर जेट दुश्मन देश ने अपने सीमा क्षेत्र में निशाना बना लिया हो और उन पायलट्स को पकड़ने की कवायद की हो। इस कोई शुल्क नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का जो 48 घंटे का मोहलत दिया है वो कल शाम 8 बजे तक के लिए 6 अप्रैल का समय है। ट्रंप के इस संदेश को इस तरह से पढ़ा जा रहा है कि टाइम इज रनिंग आउट, दैट इज 48 आवर्स बिफोर ऑल हेल विल रेन डाउन ऑन देम, ग्लोरी बी टू द गॉड। इनका सीधा सा अर्थ है कि मैं इतना बड़ा कहर बरपाऊंगा, अब तुम्हारे पास 48 घंटे बचे हैं। हालांकि ट्रंप ने इससे पहले तक जो 10 दिन का समय लिया उसमें कहा गया था कि वो सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई सीज फायर किया नहीं था। उसके बावजूद उनके द्वारा लगातार हमले इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर जारी थे। इस बीच में जब आप 48 घंटे की मोहलत की बात बोलते हैं तो ये फिर से सवालों के दायरे में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही मोहलत इन्होंने 22 मार्च को दिया था। 22 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का समय दे रहा हूं, अन्यथा मैं ईरान के पावर प्लांट्स को उड़ा दूंगा। ट्रंप के इस धमकाने के बाद में ईरान ने अपनी तरफ से इन्हीं देशों को धमकाया जहां पर अमेरिका के बेसिस है और कहा था कि अगर आपने हमारे पावर प्लांट्स पर हमले किए तो हम आपके डिसैलिनेशन प्लांट्स जितने भी पश्चिम एशियाई देशों में हैं उन्हें निशाना बना देंगे, यानी कि पानी पीने के लिए जो समुद्री पानी पर निर्भर है पश्चिम एशिया के देश, खाड़ी के देश, उन्हें हम दिक्कत खड़ी कर देंगे। ट्रंप 22 मार्च को दी 48 घंटे की धमकी से पीछे हटते हैं। धमकी में पावर प्लांट्स उड़ाने की धमकी थी। इस बार भी जो धमकी है वो असल में पावर प्लांट्स को ही उड़ाने की है, यानी कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि वो ईरान के पावर प्लांट अगर उड़ा देगा तो ईरान पूरी तरह सरेंडर कर देगा, तो वो पावर प्लांट्स को उड़ाने के नाम पर, बिजली उत्पादन केंद्रों को उड़ाने के नाम पर धमका रहा है। 23 तारीख को या 22 तारीख को 48 घंटे पूरे होने थे 24 तारीख के दिन, तो 23 तारीख को ट्रंप बाहर आते हैं और अपनी तरफ से यहां पर हमला करने का जो अपना सोच था उसे टालते हुए 5 दिन की मोहलत देते हैं कि मैं 5 दिन का समय देता हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, अदरवाइज मैं पावर प्लांट पर हमले कर दूंगा। फिर भी ट्रंप इस सीज फायर ऐलान के बाद भी रुके नहीं, लेकिन पावर प्लांट पर हमले नहीं किए। फिर आगे 5 दिन की समय निकलती है, 26 मार्च के दिन समय देते हैं कि मैं अगले 10 दिन के अंदर, मतलब टोटल डेडलाइन जो है वो बढ़ाकर 10 दिन कर रहा हूं, 6 तारीख तक यानी 6 अप्रैल तक आप या तो मान जाओ 26 से 6 अप्रैल का समय दिया गया, अन्यथा मैं आप पर हमले कर दूंगा। तो एक तरीके से 22 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल आने को है और ऐसे में अमेरिका इन 15 दिनों में जो डिसाइड कर पाया है वो ये कि जब पावर प्लांट पर हम हमला करेंगे उस समय पर जो काउंटर दिक्कत एडवर्सरीज क्रिएट होंगी उनका शायद उन्होंने कोई ना कोई सिस्टमैटिक समाधान इतने दिनों में खोज लिया हो। जहां तक बात है पीने के पानी की, क्योंकि अचानक 48 घंटे के अंदर हमला हुआ होता तो संभवतः बहुत सी दिक्कतें अचानक में खड़ी हो जाती, हो सकता है अब रिजर्वायर्स बना लिए गए जो भी है। ऐसे में यहां पर एक अल्टीमेटम जो दिया गया था अब वो अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। खत्म होने से एक रात पहले ही इन्होंने आज सुबह सुबह ये वीडियो डाला, शायद आपको विजिबल ना हो, एक शहर के ऊपर बम धमाके हो रहे हैं। ट्रंप ने, हम जब सेशन बनाने आए उससे कुछ देर पहले ये वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को अगर ध्यान से देखें तो बम धमाके हो रहे हैं और इसमें ट्रंप कह रहे हैं कि हम लोगों ने उनकी सेना के लीडर्स को टारगेट किया है। अर्थात ट्रंप जब 10 दिन के सीज फायर की बात कर रहे थे, सही मायने में वो 10 दिन का सीज फायर मान नहीं रहे थे, बस बोल रहे थे। तो मान क्या रहे थे? असल में ट्रंप 10 दिन के लिए भी जो समय दिए थे वो पावर प्लांट पर हमला ना करने का दिए थे, बाकी हमले उन्होंने बदस्तूर जारी रखे। इसी पूरे क्रम में एक ह्यूमिलिएशन अमेरिका के साथ जुड़ गया, एक शर्मिंदगी अमेरिका के साथ जुड़ गई। क्या जुड़ी? अमेरिकी फाइटर जेट्स, क्योंकि अमेरिका दुनिया के सामने दो बड़ी बातें डींगों के रूप में हाँकता है। पहला कि वो हवा क्षेत्र में यानी कि एयर स्पेस में सबसे पावरफुल देश है, दूसरा वो सबसे बड़ी नेवल पावर है। ये वैसे फैक्चुअली करेक्ट भी है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर अपना जो वर्चस्व है वो अपनी सेनाओं के माध्यम से, अपनी एयर फोर्सेस और नेवी के माध्यम से ही बनाता है। अगर आप ईरान युद्ध को अगर डिकोड करने निकले तो पाएंगे कि ईरान पर हुए हमले भी गल्फ के अंदर, खाड़ी के अंदर जो अब्राहम इन्होंने खड़ा किया था, अब्राहम लिंकन या गेराल आर फोर्ड, वो नेवी के ही वॉरशिप कैरियर थे, वहां से हमला किया गया था। तो नेवी के एयरफोर्स वाले विमान या कहिए नेवी के फाइटर जेट, क्योंकि अमेरिका के अंदर नेवी भी फाइटर जेट वो वाले ऑपरेट करती है जो उनकी एयरफोर्स करती है। इसीलिए अमेरिका नेवल फोर्सेस को बहुत ऊपर रखता है, मरीन कमांडोज को सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी के अंदर रखता है, क्योंकि वो नेवी के साथ साथ एयरफोर्स का काम भी संभालते हैं। कुछ इस प्रकार की इनकी मतलब भूमिका है। ऐसे में अमेरिका के बीते 20 साल के इतिहास में, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, जिसमें अमेरिका के आसपास के जो देश हैं, इराक भी शामिल है, इनमें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका के किसी फाइटर जेट को, एयरक्राफ्ट को दुश्मन देश ने निशाना बनाया हो, क्योंकि ये हर बार एक उन्नत किस्म विकसित कर लेते हैं। जैसे F-35 कहा ही जाता है कि इसे दुश्मन ट्रैक भी नहीं कर सकता, उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी है। ऐसा क्या होता है, क्यों नहीं ट्रैक कर सकता? असल में ट्रैक करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, अर्थात जमीन के ऊपर से रेडियो वेव्स वैसे समझिए जैसे आप अपने जब टीवी का रिमोट चलाते हैं तो एक वेव निकलती है जिससे आपकी टीवी ऑन होती है, बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि रडार लगा करके वहां से रेडियो वेव्स जो विजिबल नहीं है लेकिन उन्हें आसमान में छोड़ा जाता है, पूरे आसमान में उन वेव्स को छोड़कर रखा जाता है। उनमें अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आता है तो वो नीचे पता चल जाता है कि हाँ भाई कुछ इस तरह का कोई मूवमेंट हो रहा है। ऐसे में फाइटर जेट्स जो रेडियो वेव से नहीं पकड़े जाते उनकी इस तकनीक को स्टेल्थ टेक्निक कहा जाता है। ये क्या करते हैं फाइटर जेट, क्योंकि रेडियो वेव्स टकरा कर जब वापस आती है तो संदेश देती है कि दुश्मन की एंट्री हो गई है। लेकिन अमेरिका ने दो तरीके से स्टेल्थ विकसित किया। पहला, अपने फाइटर जेट्स को अल्ट्रा फास्ट बनाया, मतलब कि उनके अंदर जो स्पीड है वो हाइपर लेवल की डाल दी कि भाई आवाज से भी 2 गुना 3 गुना आवाज से इनकी गति से इनके जहाज उड़ते हैं। तो पहला, रेडियो वेव्स का जितनी देर में ट्रांजैक्शन होता है या फिर वो पता लगाता है उतनी देर में उसकी लोकेशन हल्की सी भी चेंज हो जाए तो वो सेफ मोड में एंट्री कर जाता है। दूसरा, रेडियो वेव्स लौट कर वापस आएंगी तो पकड़ में आएंगी। इन्होंने उन्हें एब्जॉर्ब करने की तकनीक विकसित कर ली है। इसीलिए अमेरिका कभी नहीं चाहता कि उसके फाइटर जेट्स पकड़े जाएं, क्योंकि लोग उसके फाइटर जेट्स के ऊपर से ही मसाला हटा हटाकर सीख लेंगे कि तकनीक क्या है जिसके माध्यम से रडार को रोकने की कैपेसिटी विकसित की है। इसीलिए जब भी कहीं F-35 क्रैश होता है तो अमेरिकी नेवी वहां पर धावा बोल देती है ढूंढने के लिए कि किसी दुश्मन के हाथ न लग जाए, विशेष रूप से उस दुश्मन के हाथ न लग जाए जो तकनीक जानता हो, सीखना जानता हो, रिवर्स इंजीनियरिंग जानता हो।
ऐसे में ईरान ने क्या किया? ईरान ने अमेरिका के इस हेजेमनी को, इस वर्चस्व को चुनौती दे दी। कैसे चुनौती दे दी? अमेरिका का एक और फाइटर जेट है जिसका नाम है F-15 फाइटर जेट, अटैकिंग जेट है वो। F-15 फाइटर जेट से वो ईरान में हमले करवा रहे थे। ईरान में हमलों के दौरान ईरान ने उस फाइटर जेट को अपने मिसाइल सिस्टम से नुकसान पहुंचा दिया, क्रैश कर दिया। रिपोर्ट ईरानी मीडिया की यह है कि उन्होंने 2 अमेरिकी फाइटर जेट्स मार गिराए। ये सत्य था कि फाइटर जेट गिरा है। कितना गिरा है ये अभी तक कंफर्म अमेरिका ने नहीं किया है। फाइटर जेट गिरा, इसका पता कैसे चला? कि अमेरिका ने खुद माना कि उसके 2 पायलट लापता हैं। फाइटर जेट गिरा तो उसमें से इजेक्ट होकर के पायलट निकलकर ईरान की भूमि पर लैंड हो गए। अमेरिका ने अपने पायलट्स को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। अब इस बात की गहराई को ऐसे समझिए, जब आपको याद होगा कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक के समय हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तान के कब्जे में चले गए थे, पाकिस्तान का जो कब्जा क्षेत्र है उसमें जाकर के लैंड हुए थे, इजेक्ट होना पड़ा था, उनके फाइटर जेट को निशाना बनाया गया था। ऐसे में पाकिस्तानियों ने जब उन्हें पकड़ा तो भारत ने उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। हर संभव प्रयास से मतलब क्या है? मतलब यह है कि भारत ने पाकिस्तान को यह धमकी दे दी थी कि अगर आपने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो 48 घंटे में आपके अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा हमला भारत आपके ऊपर करेगा। ये पाकिस्तान खुद कई बार इमरान खान के भी शासन में, शहबाज शरीफ के शासन में क्लेम कर चुका है कि अगर हम नहीं मानते तो बहुत बड़ी दिक्कत भारत की तरफ से हमें आने वाली थी। ये ओपन डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। इसका मतलब कोई भी देश अपने सबसे उच्च कोटि के पायलट्स और सैनिकों को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करता है। और जब अमेरिका का सर्वोच्च सुप्रीमेसी इस बात पर दाव लगी हो, क्योंकि ट्रंप तो लगातार राफेल शिकार हो गए, राफेल शिकार हो गए, इसका माहौल उड़ाते रहे, लेकिन F-35 F-15 अगर इनका निशाना बनता रहा तो ये अमेरिका की इमेज पर एक बहुत बड़ा डेंट होगा। और इसी डेंट को देखते हुए इनके पायलट्स का ईरान में गिर जाना, मैंने पिछले एक सेशन में आपको बताया था कि पायलट्स गिर गए हैं, और उन पायलट्स को ढूंढने के लिए आप इस तरह विचार करिए कि उन्हें ढूंढने के लिए अमेरिका ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया उसमें कई सारे हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाज ईरान के क्षेत्र में घुमाए। मतलब आप सोचिए, एक पायलट को बचाने के लिए इन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी कि उस पायलट को रेस्क्यू करके लाना है। रेस्क्यू करने के लिए ईरान के उस क्षेत्र में फाइटर जेट्स को नीचे आना था, या रेस्क्यू ऑपरेशन में यूज होने वाले हवाई जहाजों को या हेलीकॉप्टर्स को थोड़ा नीचे आना था ताकि वो उसे वापस पिक करके ले जा सकें। पायलट अपनी लोकेशन बता पाएं, इसकी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उनके पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं। मैं एक और सेशन करूंगा कि ये रेस्क्यू कैसे करते हैं, और अभी इसके बारे में अतिरिक्त सेशन आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, उसके ऊपर डिटेलिंग ज्यादा हो जाएगी अन्यथा। उसमें इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये रेस्क्यू करने आते हैं, लेकिन इसी बीच में ईरान को जब ये पता चलता है कि हमारे किसी इंटीरियर क्षेत्र में अमेरिकी पायलट आकर गिरे हैं, तो वो लोग इनाम घोषित कर देते हैं कि अगर कोई भी पायलट को पकड़कर लाया तो उसे इनाम मिलेगी। ईरान के अंदर इस तरह का माहौल बनता है कि कई मतलब जो खिलाड़ी हैं वो कहते हैं हम अपने मेडल दे देंगे अगर कोई पकड़ करके ले आया तो। मतलब उस फाइटर जेट को पकड़ने के लिए ईरान में होड़ मच जाती है। हालत ये होते हैं कि कल अमेरिका के व्हाइट हाउस से कोई भी बाहर प्रेस मीटिंग के लिए नहीं निकलता है, प्रेस ब्रीफिंग के लिए कोई सामने नहीं आता, पूरी तरह सन्नाटा रहता है। अमेरिका के इतिहास में इतना बड़ा नुकसान अब तक पहली बार हुआ था, जब उसके यूनिट कॉस्ट के हिसाब से F-35 F-15 A-10 E-3G सेंट्री अवाक KC टैंकर्स जो की संख्या में एक डस्टर, एक क्रैश हुआ, 5 डैमेज हुए, MQ-9 रीपर हेलीकॉप्टर, इतना सारा नुकसान उसको हुआ हो, और उस नुकसान में दुश्मन के देश के अंदर नुकसान हुआ हो। बकायदा ईरान ने आरटी के हवाले से तस्वीरें दी कि कैसे इन्होंने इनके हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। इंटरेस्टिंग है कि जब ये सारा काम हो रहा था, क्योंकि अमेरिका अपनी हेजेमनी फिल्मों के माध्यम से भी स्थापित करता है, जब अमेरिका दिखाता है कि हमारे फाइटर जेट को कोई पकड़ नहीं सकता, तो ईरानियंस ने इनके खूब मजे लिए कि देखो तुम्हारे इस तरह से जहाज गिरते हैं। एक बड़ा ही रोचक तथ्य बाहर निकल कर आया। ईरान वालों ने इनके फाइटर जेट्स को मारते हुए का भी वीडियो रिकॉर्ड किया। ये जो वीडियो है ये साफ तौर पर थर्मल इमेजिंग से दिखाई देता है, अर्थात इसे किसी कैमरे से शूट किया हुआ नहीं है, मतलब कैमरा ही है लेकिन एक ऐसी किस्म का जो इतनी दूर पर इस हीट को ट्रैक करते हुए चल रहा है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि इस कैमरे ने ही इस पूरे के पूरे फाइटर जेट को लॉक कर लिया था। अब लोग डिकोड ये करने लग रहे हैं कि अमेरिका के इस सिस्टम में भेद किसने मार दिया, यानी कि कौन ऐसी तकनीक विकसित कर गया जो अब तक नहीं कर पाए थे। दावे किए गए कि ये जो तस्वीरें हैं जिसमें फाइटर जेट को निशाना बनाया गया, ये ईरान की होम ग्रोन टेक्निक है, जिसमें उन्होंने रडार का बाईपास निकाल लिया। रडार का बाईपास क्या है? इन्होंने इंफ्रारेड रेडिएशंस का उपयोग किया, और दूसरा इन्होंने हीट सेंसेशंस पर काम किया कि अगर कहीं से हीट आ रही है तो उस हीट को निशाना बनाया जाए, और उसे निशाना बनाकर फाइटर जेट को निशाना बनाया गया। अर्थात अमेरिका ने बकायदा, यहां पर ये तस्वीर शायद आपको ना दिखे, रात को भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, हेलीकॉप्टर्स उतारे। ईरान क्या कर रहा था? ईरान ने अपनी तरफ से लोग रवाना कर दिए, लोग खुद, आप देख रहे हैं ये जो जाम लगा हुआ है, आरटी ने इसे कवर इस तरह से किया है कि वो जो पायलट गिरा है उसे ढूंढने के लिए ईरान के लोगों में इतना जज्बा था कि हम उसे ढूंढ कर लाएंगे और उसे अपने पास बंधक बना लेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अमेरिका उन 2 खोए हुए पायलट्स में से एक पायलट को बचाने में कामयाब भी हो गया। दूसरा पायलट आज सुबह तक उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं था, केवल एक मीडिया कवरेज उसके बारे में ये आई थी कि उस पायलट को बचा लिया गया। अर्थात अमेरिका ईरान के अंदर से अपने पायलट्स को बचाकर ले गया। ये अब हल्कों में चलना शुरू हो गया है। पायलट एक बच गया, ये तो कल तक कंफर्म हो गया था। दूसरे पायलट की तलाश जारी थी। आप सोचिए रात को भी ये प्रक्रिया ना रुके, इन्होंने रात को इस तरह से अंधेरे में रोशनी के गोले दागे ताकि पायलट को ट्रैक किया जा सके। इन्हें सेंसर से ये सूचना तो मिल रही थी कि पायलट कहां है, बकायदा उस क्षेत्र में जा करके ईरान अमेरिकी फोर्सेस उस पायलट को तलाशने जा रही थी। इसी बीच में अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर जो तलाशने निकले थे वो भी डैमेज हुए, और वो सेंटर पर आकर के, मतलब वहां पर तो नहीं गिरे लेकिन वहां पर बेस पर आकर डैमेज खाते में चला दिए गए। अर्थात अमेरिका ने अपने पायलट्स को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, और वो प्रयास आज सुबह एक न्यूज से, हालांकि ये कंफर्म है या नहीं मैं नहीं क्लेम करता, किसी पत्रकार ने आज सुबह ही ये दावा किया है कि वो सेकंड पायलट को भी अमेरिकी फोर्सेस बचा लाई हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी खबर चलनी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में ईरान के अंदर पायलट को बाहर निकालकर ले आने के लिए कल अमेरिका पूरी रात परेशान रहा, दिन परेशान रहा, और उस पूरी प्रक्रिया के दौरान ये तय हुआ कि अगर ये पायलट नहीं देते तो इनके ऊपर कहर बरपाया जाएगा। अब सवाल चलने लगे कि साहब बाकी तो सब सही है। अमेरिका में डिस्कशन होना शुरू हुआ कि अमेरिकी फाइटर जेट्स को कोई निशाना बना ही नहीं सकता था। दुनिया का कोई देश ये ताकत नहीं रखता कि वो इसके फाइटर जेट को निशाना बना ले। ईरान ये कैसे कर गया? 3 सिस्टम्स के नाम लिए गए कि या तो ईरान का मजीद सिस्टम है, या फिर वर्वा सिस्टम है, या HQ-9B सिस्टम है। इन सिस्टम ने हो सकता है कि उसे टारगेट किया हो। अब एक-एक करके चलते हैं कि मजीद सिस्टम क्या है। असल मायने में जो तस्वीरें आपने देखी वो तस्वीरें अंधेरे में इस तरह से दिख रही हैं, ये कैमरे का कमाल नहीं है, किसी IR या फिर हीट सेंसेशन का कमाल है। अर्थात जो चलाई गई मिसाइलें हैं वो हीट को सेंस कर रही हैं कि कहां से हीट निकल रही है। आप कहेंगे हीट को तो पकड़ के वाकई में वार किया जा सकता है, ये तरीका तो सही है। क्या ये फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियां नहीं जानती? जानती हैं। इसके वो 2 तरीके अपनाती हैं। पहला, जब फाइटर जेट चलता है तो अपने पीछे से जेट से जब गर्मी बाहर फेंकता है, आजकल उसको कूलिंग करके डाला जाता है। मतलब वो जब बाहर हीट फेंक रहा होता है तो उसके बाहर की तरफ वो कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है ताकि वो गर्मी मिनिमम रूप से उसके पीछे दिखाई दे, यानी कि उसके बारे में ऑलरेडी फाइटर जेट्स में काम होता है। उसके बावजूद भी अगर हीट सेंस करके कोई मिसाइल आती है मारने, तो भी ये फ्लेयर्स फैलाने की तकनीक जानते हैं। अर्थात उतनी ही हीट ये आसपास के और जगह पर पैदा कर देते हैं ताकि वो मिसाइल लोकेशन भटक जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमला था ये केवल हीट सेंसर से नहीं, इसके साथ साथ IR सेंसर भी जोड़ा गया था, यानी कि रडार को कैप्चर किया गया होगा, इंफ्रारेड और हीट को मिलाकर ये तकनीक ने ब्लास्ट किया है। फिर नाम दिया गया कि ये तकनीक कौन सी है जो ईरान विकसित करेगा। असल में ईरान ने हाल ही में अपनी
अपनी एक 8 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली क्षमता विकसित की है, जिसका नाम मजीद एयर डिफेंस सिस्टम है। ये जो माजिद एयर डिफेंस सिस्टम है, ये 8 किलोमीटर की हाइट तक उड़ते हुए फाइटर जेट्स को मिसाइल से निशाना बना सकता है। हाल ही में ईरान ने क्लेम किया इस युद्ध के दौरान ही कि हमने अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि एयर डिफेंस सिस्टम के जो भी तरीके अब तक चले आ रहे थे, उससे भी उन्नत किस्म की तरफ हम चले गए हैं। अभी अमेरिका को लगता था कि ईरान के संपूर्ण आसमान पर उसका कब्जा है, वो गलतफहमी में ना रहे। हमारा नया डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और हम उससे टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका के 4 नुकसान, हवाई जहाजों के नुकसान, ईरान की स्काई में होना और 2 पायलट का गिरना इस बात का प्रमाण देता है। तो क्या माजिद काम कर गया? अगर काम कर गया तो समझिएगा कि कुछ दिनों बाद भले ही अमेरिका F-35 बेच पाए या ना बेच पाए, लेकिन ईरान अपना माजिद बेचने के लिए दुनिया में बाहर जरूर आ जाएगा। नंबर 1। नंबर दूसरा, एक और चर्चा निकलकर आई और वो थी वर्बा की। वर्बा क्या है? असल में एक सुर्खी बाहर तैर रही है और वो सुर्खी ये है कि रशिया ने 500 वर्बा मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ईरान को दिए थे। ये कंधे पर रखकर चलाए जा सकने वाले मिसाइल लॉन्चर्स हैं, जिन्हें देख करके निशाना बनाने में, टारगेट में यूज किया जाता है। यानी कंधे से ऑपरेट की जा सकने वाली मिसाइल है और इसे लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हुए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चलाया जा सकता है। सेंसर्स इसमें भी वो सारे लगे हैं, लेकिन इसके लिए इंसान की बुद्धिमत्ता का राइट में उपयोग किया जा सकता है कि निशाना बना के चलाया जा सके। हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इतनी तेज चलती चीज में कोई निशाना कैसे लगाएगा? तो अगेन इसमें भी हीट और आईआर के बारे में बात कही जा रही है। तीसरी बात, चाइना के HQ-9B की भी चल रही है कि चाइना का मेड HQ-9B ईरान के पास था, हो सकता है कि उसे यूज करके इस तरह का नुकसान पहुंचाया गया हो। जो भी है, तीनों के तीनों प्रोडक्ट अमेरिका के लिए बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध होंगे। ईरान इसीलिए अब और अच्छे से चौड़ में आकर अमेरिका को धमकाने निकल आया है। हद ये हुआ कि इन्होंने कल रात ही कुवैत के अंदर कुवैत के फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कुवैत के अंदर जो वो थी रिफाइनरीज थी, उनको ईरानियंस ने नुकसान पहुंचाया। कुवैत को नुकसान क्यों पहुंचाया? मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन्हें वो सब जगह नुकसान पहुंचाना है जो अमेरिका के साथ खड़े रहे। अमेरिका के साथ खड़े हुए इन पश्चिमी एशियाई देशों को एक एक करके नुकसान पहुंचाया गया। नुकसान की तस्वीरें बाहर ना आ जाएं, इसीलिए अमेरिका ने आदेश दिया। क्या दिया? कि अब सैटेलाइट इमेजेस जो आप आए दिन देख रहे थे कि देखो पहले ये हुआ करता था, अब ये है, पहले ऐसा हुआ करता था, अब ये है, अमेरिका ने उन पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया है। ये प्लैनेट नाम से एक वो है सॉफ्टवेयर है, कहिए कि इमेज प्रोवाइडर है, उसकी तरफ से ये आया है कि ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट, यूएस गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्टेड ऑल सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइडर्स वॉलंटरीली इंप्लीमेंट एन इंडेफिनिट विदहोल्ड ऑफ इमेजरी इन द डेजिग्नेटेड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि इन क्षेत्रों के अंदर से अब आप इमेजेस जारी ना करें, ऐसा एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के मैसेजेस का सर्कुलेट होना दो तरह की बातें बताता है कि अमेरिका का नुकसान बहुत हो रहा है, लेकिन वो दुनिया के सामने अपनी किरकिरी को होने से रोकना चाहता है कि किसी को पता ना चले। दूसरा भी हो सकता है कि ये प्लैनेट वालों ने खुद ने अपनी तरफ से अपनी पीआर बनाने के लिए ये लाइन लिख दी हो। आने वाले समय में अगर इमेजेस आना रुक गई तो होगा कि ये सही थे, और नहीं रुकी तो माना जाएगा कि इन्होंने अपनी इमेज बनाने के लिए सब किया। इस बीच में ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप अपनी लोकप्रियता का एक झूठा ग्राफ शेयर कर रहे हैं कि लोग चाहते हैं मेरी अप्रूवल रेटिंग 96% पहुंच गई है कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, अब बात कर लेते हैं ईरान की। क्या ईरान 48 घंटे के अल्टीमेटम के लिए इस बार तैयार है? उसने कहा कि हम 48 घंटे के सीज फायर प्रपोजल को तो डिनाई करते ही हैं, और अमेरिका के लिए हमने एक बड़ा सरप्राइज तैयार करके रख लिया है। मतलब एक तरफ अगर आपको ये लगता है कि आप हम पर हमला करें 48 घंटे के अंदर पावर प्लांट्स पर, हमें आपका अल्टीमेटम तो स्वीकार नहीं है, साथ में आपके लिए एक सरप्राइज तैयार है कि आप हम पर जब हमला करेंगे आपको बढ़िया चुनौती दे दी जाएगी। ठीक है साहब, ये दूसरा संदेश रहा। इस बीच में एक और घटना ऐसी घटी जिससे पूरी दुनिया में चिंता व्यक्त हुई, और वो क्या था? असल में बुशहर नाम से एक जगह है ईरान के अंदर, बिल्कुल खाड़ी के अंदर किनारे पर लगी हुई जगह है, खाड़ी के उत्तरी किनारे पर लगी हुई जगह है। बुशहर नामक जगह पर ईरान के अंदर एक रेडियो एक्टिव या फिर कहिए कि रिएक्टर चलता है जहां रेडियो एक्टिव यूरेनियम से बिजली पैदा की जाती है। ये बुशहर प्लांट सोवियत रूस की मदद से शुरू हुआ या कि रशिया की तरफ से शुरू हुआ ईरान के अंदर प्लांट था। बीते इस एक महीने में अमेरिका और इजराइल की सेना ने इस प्लांट को 4 बार निशाना बना लिया है। अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक होते हैं तो निश्चित ही ईरान का नुकसान होगा, ये तय है, लेकिन खाड़ी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। वो निकली हुई रेडिएशन पश्चिम एशिया के बहुत से देशों को प्रभावित करेगी, ऐसा अब निकल के आना शुरू हो गया है। ईरान ने यूएन में इस बात की कहा है कि देखिए सर, पहले रशिया यूक्रेन के समय पर जयपुरिया पर जब हमला हुआ था वो भी गलत था, और अब बुशहर पर जो हमला हो रहा है वो भी गलत है। अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो गए तो ईरान को नुकसान है, ये सही है, लेकिन बहुत से क्षेत्रों में नुकसान होगा, ये तैयार है। इस बीच में रूसी जो साइंटिस्ट यहां काम कर रहे थे, लगभग 200 की संख्या बताई गई थी 196 के आसपास, उन्हें यहां से निकाल लिया गया है, वो वापस अपने ठिकाने पर चले गए हैं। बीते महीने में 4 बार हुए इस हमले से निश्चित ही बुशहर को नुकसान पहुंचा है, और एक बड़ी त्रासदी बिल्कुल गेट पर खड़ी है। हो सकता है कि इस युद्ध में एक न्यूक्लियर ट्रेजेडी भी आपको सुनने को मिले, जो कि मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर देगी। पश्चिम एशिया के जो भी देश खाड़ी से लगते हैं, ना केवल ईरान बल्कि फिर चाहे यूएई हो, कुवैत, बहरीन, कतर, ये सब देश इसकी रेडिएशन के प्रभाव में आएंगे, जो कि बहुत बड़ी चिंता का कारण बनेगा। खैर अब जो भी है, इस बीच में बुशहर की लोकेशन तो चिंतादायक है ही। अमेरिका के द्वारा ये लगातार ऐसे जो प्रयास हैं ये सोच कर किए जा रहे हैं कि हम तो बहुत दूर रहते हैं, इजराइल भी बहुत दूर रहता है, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन इस बीच में ईरान ने साफ कहा है कि अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं तो चिंता मत करिए, हमारी तरफ से आपके लिए सरप्राइज तैयार है। देखते हैं कल शाम 8 बजे जब अल्टीमेटम पूरा होगा उसके बाद क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या हो पाएगा?